So good morning, dear students. Welcome to our Pol Science class. So today we will studying our class 10th, chapter 1 power sharing part 2. हमने पहली वाली क्लास में पावर शेयरिंग का चैप्टर स्टार्ट कर दिया था एंड हमने कुछ टॉपिक्स भी पढ़ लिए थे. आज हम उसे कंप्लीट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. चलिए हम एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में. हमने पढ़ा था पावर शेयरिंग क्या होती है, क्यों एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर शेयरिंग जरूरी होती है. हमने दो मॉडल्स पढ़े थे, बेल्जियम एंड श्रीलंका की. उनके एथनिक कंपोजिशन पढ़ा था कि हाउ उस कंट्री में एथनिक कंपोजिशन क्या है, कैसे कैसे लोग रहते हैं डिफरेंट कम्युनिटीज के. हमने फिर पढ़ा था कि श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म है और क्या क्या फॉलो होता है अंडर मेजोरिटेरियनिज्म और कैसे जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुआ. फिर हमने पढ़ा अकोमोडेशन इन बेल्जियम. बेल्जियम में अकोमोडेशन क्या हुआ, कैसे कैसे लोगों ने न्यू थिंग्स अपनाई जिससे कि वो पीसफुली एक जगह रह सके डिफरेंट रीजनल ग्रुप्स. और इसी को हम पढ़ रहे थे एंड नाउ वी विल स्टार्ट वेयर वी हैव लेफ्ट. सो आपकी स्क्रीन पे विजिबल है क्लियरली, सो आई एम गोना स्टार्ट इट. What do we learn from these two stories of Belgium and Sri Lanka? Both are democracies, yet they deal with the question of power sharing differently. हमने दोनों स्टोरी पढ़ी, हमने बेल्जियम की स्टोरी पढ़ी, श्रीलंका की स्टोरी पढ़ी. तो जबकि ये दोनों डेमोक्रेसीज हैं, फिर भी ये पावर शेयरिंग के क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से डील कर रही हैं. इनमें पावर शेयरिंग का जो प्रैक्टिस फॉलो की जा रही है वो क्या है, बहुत अलग है. In Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feelings and interests of different communities and regions. बेल्जियम ने जो लीडर्स है वहाँ के, उन्होंने रियलाइज किया कि कंट्री की यूनिटी, कंट्री में एकता तभी आएगी जब हम हर एक ग्रुप के फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे. हम किसी को कम नहीं समझेंगे और सबको इक्वली वैल्यू देंगे. Such a realization resulted in mutually acceptable arrangements for sharing power. अब जब ऐसा रियलाइजेशन आया, जब उन्होंने ऐसा रियलाइज हुआ तो क्या हुआ, एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉलो हुआ फॉर शेयरिंग पावर, कि जिसमें दोनों लोगों के ने समझौता किया कि हाँ ये होगा और दोनों लोग उस पर राजी हो गए. श्रीलंका शोज अस अ कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल. लेकिन श्रीलंका ने एक बहुत कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल दिखाया, उसने ये सब नहीं किया. It shows us that if a majority community wants to force its dominance over others and refuses to share power, it can undermine the unity of the country. उसने कहा कि अगर कोई मेजोरिटी कम्युनिटी है, जो ग्रुप है वो मेजोरिटी में है, मेजोरिटी मतलब उसकी पॉपुलेशन ज्यादा है और वो डोमिनेंट है अदर ग्रुप्स पे, और अलग अलग ग्रुप्स हैं वो कम पॉपुलेशन में, तो वो क्या कर सकता है, अपना डोमिनेंस दूसरों पर डाल सकता है कि जो उसे मनवाना होगा, जो बात उसे मनवानी होगी वो वही उस कंट्री में वही रूल्स बनेंगे, वही फॉलो होगा. इससे क्या होगा, जो अदर ग्रुप्स के लोग होंगे उन्हें बुरा लगेगा, वो कहेंगे कि उसको इतना अच्छा स्टेटस मिल रहा है एंड वी आर नॉट गेटिंग इट. सो इट विल क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी. एंड इससे क्या होगा, जो यूनिटी होगी, कंट्री की एकता होगी, उसमें क्या आ जाएगा, विखंडन आ जाएगा, वो टूट जाएगी. इट विल नॉट बी सेम एज जो बेल्जियम ने मॉडल फॉलो किया था. सो इसमें ये क्या था, टोटली डिफरेंट था. वहां पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं हो रहे थे, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे थे. सो आई थिंक अब आपको दोनों मॉडल समझ में आ गए होंगे, उनमें क्या डिफरेंस है वो भी समझ में आ गया होगा. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. स्क्रॉल डाउन. सो आपको एक इमेज दिख रही है, द फाइन जर्मन इंजीनियरिंग. जर्मन गवर्नमेंट की ऐसे करके एक लोगो टाइप, टैटू टाइप्स इमेज है. अब इससे हम आगे बढ़ेंगे. अब हमारा टॉपिक क्या है, स्क्रॉल डाउन. पहले हम चलिए कार्टून के बारे में पढ़ लेते हैं. द कार्टून एट द लेफ्ट रिफर्स टू द प्रॉब्लम्स of running the Germany's grand coalition government that include the two major parties of the country. जो कार्टून इधर शो कर रहा है लेफ्ट साइड में, वो ये दिखा रहा है कि जो प्रॉब्लम्स हैं इन रनिंग जर्मनी, जो ग्रैंड कोलिशन गवर्नमेंट है. कोलिशन क्या होता है, जब बहुत सारी पार्टी साथ में रूल करती है, और उसमें दो मेजर पार्टीज हैं कंट्री की, नेमली क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एंड सोशली डेमोक्रेटिक पार्टी.
The two parties are historically rivals to each other. वो rivals मतलब दुश्मनी है उनमें, पुरानी एशियंट मतलब जो उनके पूर्वज से ऐसे करके जो दुश्मनी आ रही है वो उन दोनों में अभी भी चल रही है. They had to form a coalition government because neither of them get clear majority of seats on their own in 2005 elections. But उन्हें एक coalition government बनानी पड़ी क्योंकि उन दोनों में से किसी को भी majority नहीं मिली थी 2005 के elections में. They take divergent positions on several policy matters but still jointly run the government. वो jointly run तो कर रही है अपनी government, वो coalition में है, but कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो कहती, एक पार्टी कहती नहीं हम इस पर डिसीजंस नहीं ले रहे, दूसरी पार्टी कहती है कि हाँ दिस इज गुड और दिस इज, मतलब उनमें कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है. अगर ऐसा चलेगा पार्टीज के अंदर, ऐसा चलेगा गवर्नमेंट के अंदर, तो क्या ये सही रहेगा टू रन अ गवर्नमेंट और टू रन अ गवर्नमेंट इन अ कंट्री? एक कंट्री के लिए तो बुरा होगा ना, बिकॉज नो वन इज कमिंग टू वन पॉइंट इन टेकिंग एनी डिसीजंस. सो आप समझ गए होंगे कि कंडीशंस क्या है. सो चल अब ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं क्लास का. अगर दो ग्रुप्स हैं क्लास में एंड दे हैव टू डू अ वर्क, उन्हें कोई काम करना था, तो उन्होंने क्या किया कि एक ग्रुप कह रहा है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, उन्हें व्हाइट बोर्ड मतलब उनका जो सॉफ्ट बोर्ड है उन्हें डेकोरेट करना है, दूसरा कह रहा है नहीं ऐसा होना चाहिए. तो दोनों के व्यूज क्या जा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग जा रहे हैं. तो क्या कोई जो मेजर आउटपुट आएगा तो क्या वो सही आएगा? नहीं आएगा. जब दोनों किसी एक टॉपिक पे डिसाइड करते हैं, कोई डिसीजन एक साथ लेते हैं, तो दैट इज ग्रेट. तो अब हम आगे पढ़ते हैं अपना टॉपिक, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. स्क्रॉल डाउन. Thus, two different sides of reason can be given in favor of power sharing. अब पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, ये हम आगे इस टॉपिक में पढ़ेंगे. तो ये दो डिफरेंट सेट ऑफ रीजंस आ सकते हैं पावर शेयरिंग में इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग. पहला क्या है, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. ये रिड्यूस करती है कॉन्फ्लिक्ट, ये लड़ाई झगड़े कम करती है अगर हम पावर शेयरिंग करेंगे और बिटवीन सोशल ग्रुप्स, इसलिए ये अच्छी होती है. सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, उनसे क्या होता है, वायलेंस आता है, हिंसा होती है, लोग एक दूसरे को मारते हैं, और फिर इससे और ज्यादा प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी जाती है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो स्टेबल नहीं रहता है. पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर. अगर पावर शेयरिंग हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे हमारे पास गवर्नमेंट्स हैं, सबको अपना वर्क पता है कि हमें ये करना है, तो इजीली रन हो सकती है गवर्नमेंट और कोई कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज नहीं होगा. Imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run. अगर majority community की will को हम और ऊपर लागू करते हैं, ये कुछ समय के लिए तो अट्रैक्टिव ऑप्शन होगा, जब हमें जल्दी डिसीजंस लेने होंगे तो ठीक रहेगा. बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द कंट्री. बट अगर लॉन्ग रन में देखा जाए तो इससे क्या होगा, जो कंट्री की यूनिटी होगी वो खराब हो जाएगी, उसमें लोग यूनिटी में नहीं रह पाएंगे एंड कॉन्फ्लिक्ट अराइज होंगे, जिससे और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे. Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings ruin to the majority as well. जो टायरनी होती है मेजोरिटी की, जो ऑपरेसिव होती है, इट नॉट मतलब ऑपरेसिव ही नहीं होती है माइनॉरिटी के लिए, कि अगर मेजोरिटेरियन रूल है तो वो ऑपरेस्ड कर रहा है माइनॉरिटी को, मतलब वो अपने पूरा दबाव बना रहा है और ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. इट ऑफन ब्रिंग्स ruins टू द मेजोरिटी एज वेल. इससे क्या होता है, कभी कभार मेजोरिटी भी खराब हो जाती है, मेजोरिटी के अंदर भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं कि जैसे कोई डिसीजन लिया मेजोरिटी ने, अब वो माइनॉरिटी को मानना पड़ रहा है क्योंकि वो मेजोरिटी ने लिया है. बट समटाइम्स क्या होता है, मेजोरिटी के जो अंदर लोग होते हैं दे आर आल्सो नॉट लाइकिंग इट, सो इसमें दैट इज नॉट गुड इन दैट केस आल्सो. सो देयर इज अ सेकंड डीपर रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी. अब हमारे पास एक दूसरा रीजन है कि पावर शेयरिंग क्यों गुड है डेमोक्रेसी के लिए. पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी की एक स्पिरिट है पावर शेयरिंग. मीन्स विदाउट पावर शेयरिंग हम ऐसे कह सकते हैं ना कि जैसे हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऐसे ही उन्हें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रन करने के लिए एक पावर शेयरिंग की बहुत जरूरत पड़ती है. A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise
and who have to live with its effect. एक डेमोक्रेटिक रूल क्या इन्वॉल्व करता है कि शेयरिंग पावर किसके साथ होनी चाहिए, जो इसकी एक्सरसाइज से अफेक्टेड है, मतलब जो लोग वहां पे रह रहे हैं, जिन्हें उसके अंडर वर्क करना है और जिन पे उसका असर पड़ेगा, जो उसके अफेक्ट में है. जैसे एक गवर्नमेंट रन कर रही है, ऑल द जो बॉडीज हैं जो उसे रन कर रही है और जो पीपल हैं, तो उनको साथ में उसे देखना पड़ेगा. पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न. अब जो जिन लोगों को गवर्न किया जा रहा है उनका भी तो राइट होना चाहिए कि उन्हें कैसे गवर्न करना चाहिए, उनके भी तो व्यूज लेने चाहिए ना. A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. तो ऐसे ही लेजिटिमेट जो गवर्नमेंट होती है वो गवर्नमेंट होती है जहाँ पे जो सिटीजन्स होते हैं वो पार्टिसिपेशन के जरिए अपने एक स्टेक रखते हैं सिस्टम में, अपनी एक पोजीशन रखते हैं. जैसे अगर कोई डिसीजन लेना होता है, कभी कभार होता है, जैसे इलेक्शन हो रहा है. इलेक्शन इज क्या, एक आपको आपका नेता चुनना है, तो आप सोशल जो है, जो कॉमन पीपल है, उनका डिसीजन तो लिया जाता है कि आपको कौन रूल करेगा, कैसे रूल करेगा, आप किस पार्टी से कौन सा लीडर चुनते हैं. किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक कॉमन इंसान के ऊपर डिपेंड करता है. इसीलिए तो हम कहते हैं कि वन वोट होल्ड्स लॉट ऑफ वैल्यू. एक वोट की भी बहुत वैल्यू होती है. एक वोट से कोई मतलब लीडर भी बन सकता है और कोई लीडर बनने से रह भी सकता है. ऐसे आप देख रहे होंगे इतने इलेक्शन चल रहे हैं, रोज न्यूज चैनल पे, टीवी पे अलग अलग केसेस आते हैं, कैसे कोई वन वोट से हार गया, कोई वन वोट से जीत गया. सो लेट्स कम टू द टॉपिक. लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन प्रूडेंशियल एंड द सेकंड मोरल. अब हम फर्स्ट सेट ऑफ रीजन को हम प्रूडेंशियल कह रहे हैं और सेकंड सेट ऑफ रीजन को मोरल कह रहे हैं. While prudential reason stress that power sharing will bring out better outcomes, जो prudential reason है वो क्या स्ट्रेस करता है कि पावर शेयरिंग बहुत अच्छे आउटकम्स के साथ आएगी. मोरल रीजन एम्फसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज. वही मोरल रीजन कहता है कि जो पावर शेयरिंग का एक्ट है वो बहुत वैल्यूएबल है. तो प्रूडेंशियल क्या हुआ कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप, कि हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, इसलिए क्या ये बेटर आउटकम है. और जो सेकंड रीजन है कि पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी बिकॉज इट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज द मोरल रीजन. ओके, सो आई थिंक यू गॉट इट व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. बस 2 मेन पॉइंट्स है जो अपने दिमाग में रखिए कि इससे क्या होगा, पावर शेयरिंग होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, सोशल ग्रुप पीसफुली रह पाएंगे और जो गवर्नमेंट होगी वो स्टेबल रहेगी. सेकंड, इट इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है और यहाँ पे हर एक इंसान को पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है जिससे वो अपना मतलब अपने लीडर्स को इलेक्ट कर सकते हैं. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. Here, yeah, it's Khalil's dilemma. So it is kind of story kind of thing. चलिए पढ़ते हैं. As usual, Vikram was driving the motorbike under a bow of silence and Betal was the pilot rider. अब जो विक्रम है वो एक मोटर बाइक चला रहा है एंड वो मतलब बहुत शांति है. एंड जो बेताल है, आपने वो पढ़ी है विक्रम बेताल की स्टोरी, ये उसी स्टोरी से उन्हीं करेक्टर से कनेक्टेड है. बट हाउ इट इज कनेक्टेड टू आवर पॉल साइंस चैप्टर, ये हम आगे पढ़ेंगे. As usual, Betal started telling Vikram a story to keep him awake while driving. तो हमेशा की तरह जो बेताल है वो विक्रम को एक स्टोरी सुनाने लगता है कि वो हम अच्छे से ड्राइव कर पाए और वो बिना सोए, मतलब वो जागता रहे. दिस टाइम द स्टोरी वेंट एज फॉलोज. अब इस बार क्या स्टोरी है ये हम आगे पढ़ेंगे. इन द सिटी ऑफ वेरियट देयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड खलील. एक सिटी है वेरियट में, वहां पे एक मैन रहता था, नाम था उसका खलील. His parents came from different communities. Father was an Orthodox Christian and mother a Sunni Muslim. अब उसके पेरेंट्स वो डिफरेंट कम्युनिटीज के आते हैं, कि जो उसके फादर हैं वो एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, उसकी जो मदर है वो सुन्नी मुस्लिम. दिस वाज नॉट सो कॉमन इन दिस मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटन सिटी. ये इतना कॉमन नहीं था उस सिटी में. People from various communities that lived in Lebanon came to live in its capital Beirut. जो वहाँ के जो वेरियस कम्युनिटीज के लोग थे जो लेबनन में रहते थे, वो अब कैपिटल सिटी बेरेट में रहने लगे थे. They lived together, intermingled, yet fought a bitter civil war among themselves. वो साथ में रहते थे, फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे और एक सिविल वॉर हो जाती थी. सिविल वॉर मतलब वॉर बिटवीन
internal groups of a country. Out of Khalil's uncle was killed and one of the Khalil's uncle was killed in that war. और उसी वार में खलील के जो एक अंकल थे वो मर गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी. At the end of this civil war, Lebanon's leaders came together and agreed to some basic rules for power sharing among different communities. अब जब ये सिविल वॉर का एंड हुआ तो जो लेबनान के लीडर्स थे वो साथ में आए, उन्होंने कहा कि हाँ चलिए अब हम कुछ ऐसे रूल्स बना लेते हैं कि डिफरेंट कम्युनिटीज के लिए जो पावर शेयरिंग के लिए डिजायरेबल होंगे. As per these rules, the country's president must belong to the Maronite sect of Catholics Christians. अब क्या डिसाइड हुआ कि कंट्री का जो प्रेसिडेंट होगा वो बिलोंग करेगा मैरोनाइट सेक्ट्स ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियन से. द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी फ्रॉम द सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी. और प्राइम मिनिस्टर कहाँ से होगा? सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी से होगा. मतलब दोनों लीडर दोनों कम्युनिटीज से होंगे. The post of deputy prime minister is fixed for Orthodox Christians Act and that of the speaker for Shias Muslim. अब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की क्रिश्चियन के लिए फिक्स कर दी गई एंड स्पीकर की शिया मुस्लिम के लिए. अंडर दिस पैक्ट द क्रिश्चियन एग्रीड नॉट टू सीक फ्रेंच प्रोटेक्शन. अब क्रिश्चियन ने क्या एग्री किया कि हाँ वो फ्रेंच की प्रोटेक्शन नहीं लेंगे किसी भी मैटर में. और मुस्लिम ने एग्री किया कि वो नेबरिंग स्टेट ऑफ सीरिया से यूनिफिकेशन के लिए एग्री नहीं करेंगे या फिर कोई परमिशन नहीं लेंगे. व्हेन द क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स came to this agreement, they were nearly equal in population. जब वो दोनों इस एग्रीमेंट के लिए आए थे तो वो पॉपुलेशन में क्या थे? इक्वल थे. मतलब कोई ज्यादा नहीं था कोई कम नहीं था. both sides have continued to respect this agreement though now the Muslim are in clear majority. उन दोनों साइड को उस एग्रीमेंट का रिस्पेक्ट करना पड़ा क्योंकि आप क्या है? मुस्लिम है इन क्लियर मेजोरिटी. वो मेजोरिटी में स्क्रॉल डाउन. खलील does not like this system one bit. बट जो खलील है उसे ये सिस्टम बिल्कुल भी समझ नहीं आया. ही इज अ पॉपुलर मैन विद पॉलिटिकल एम्बिशन. वो एक अच्छा खासा पॉपुलर मैन था. पॉलिटिकल मतलब वो पॉलिटिकल राजनीति उसके मतलब वो उसमें बहुत ज्यादा फील्ड में इंटरेस्टेड था. बट अंडर द प्रेजेंट सिस्टम द टॉप पोजीशन इज आउट ऑफ हिज रीच. बट प्रेजेंट सिस्टम में जो उसकी टॉप पोजीशन थी वो उसे नहीं मिल पा रही थी. उसके पेरेंट्स दोनों कम्युनिटी से बिलोंग करते थे. He does not practice either his father's or his mother's religion. वो ना तो अपने फादर के रिलीजन को प्रैक्टिस कर पा रहा था ना मदर के. एंड डज नॉट विश टू बी नोन बाय ईदर. और वो चाहता भी नहीं था कि वो किसी के भी उससे जाना चाहे. He cannot understand why Lebanon cannot be like any other normal democracy. वो ये समझ नहीं पा रहा था कि लेबनान किसी और नॉर्मल डेमोक्रेसी कंट्री के जैसी क्यों नहीं हो सकती. जस्ट इलेक्शन लड़ो, सबको अलाउ करो कंटेस्ट करके लिए और जो भी मैक्सिमम वोट्स हासिल करता है उससे प्रेसिडेंट बना दो. नो मैटर विच कम्युनिटी ही कम फ्रॉम. इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि कौन सी कम्युनिटी से वो आ रहा है. वे कांट वी डू दैट लाइक इन अदर डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड. हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं कि जो अदर डेमोक्रेसी कंट्री में होता है पूरे वर्ल्ड की. वो पूछता है. His elder who gave seen the bloodshed of the civil war tell him that the present system is the best guarantee for peace. उसके एल्डर्स ने जिन्होंने इतना ब्लडशेड देखा था, खून खराबा देखा था जो सिविल वॉर में हुआ था, उन्होंने कहा कि नहीं, जो हमारा प्रेजेंट सिस्टम है वो थोड़ा पीसफुल है. क्योंकि उनके कॉन्टेक्स्ट में उनकी सिचुएशन में वैसा नहीं हो पा रहा था. वहां पे मेजोरिटी प्रॉब्लम थी और वहां पे सिचुएशंस अलग थी. The story was not finished. स्टोरी खत्म नहीं हुई थी but they had reached the TV tower where they stopped every day. वो टीवी टावर पहुंच चुके थे जहां उन्हें हमेशा रुकते थे. बेताल wrapped up quickly and posed his customary question to विक्रम. और बेताल जल्दी जल्दी रैप्ड हुआ जैसे आप पढ़ते नहीं है स्टोरीज में वैसे ही. और उसने कस्टमरी क्वेश्चन जो हमेशा वो क्वेश्चन एक क्लास में विक्रम को दे के जाता था, उसने पूछा if you had the power to rewrite the rules in the Lebanon, what would you do? Would you adopt the regular rules followed everywhere as Khalil suggests? Just wait. Or do something else? Or stick to old rules or do something else? Vital did not forget to remind Vikram of their basic pact. If you have an answer in mind and yet do not speak up, your mic will freeze and so will you. अब उसने लास्ट में क्या पूछा कि अगर तुम्हें पार दे दी जाए तो तुम क्या करोगे? लेबनान के रूल्स को दोबारा लिखोगे या जो रूल्स हमेशा हर जगह फॉलो हो रहे हैं उन्हें अपनाओगे या ओल्ड रूल के साथ स्टिक रहोगे या सब कुछ? और उसने ये रिमाइंड कराना नहीं भूला कि अगर तुम्हारे
मन में आंसर है और अगर तुम आंसर नहीं देते हो तो तुम मोबाइल के साथ यहाँ फ्रीज हो जाओगे, योर मोबाइल विल आल्सो फ्रीज एंड यू आल्सो। तो क्या आप लोग हेल्प कर सकते हैं विक्रम की आंसरिंग बेताल क्वेश्चन में? अब सबके माइंड में अलग अलग क्वेश्चन आ रहे होंगे, कुछ सोच रहे होंगे कि हाँ जो हर जगह फॉलो होता है वो फॉलो होना चाहिए, कुछ ये भी सोच रहे होंगे क्या पता उनकी सिचुएशन ऐसी ना हो जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, हर जगह वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहां पे फॉलो हो रहा है, वो सिस्टम फॉलोड हो। सो यू हैव टू थिंक अबाउट दिस एंड यू हैव टू हेल्प द विद्यार्थी। आपका जो भी आंसर है यू कैन सेंड अस इन चैट बॉक्स, तो हम देखेंगे कि कैसे कैसे लोगों के आंसर आ रहे हैं ऑन दिस टॉपिक एंड हाउ यू आर हेल्पिंग द विक्रम टू फाइंडिंग आउट द आंसर्स। और अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। दिस इज आवर लास्ट टॉपिक एंड यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। अब पावर शेयरिंग की क्या क्या फॉर्म होती हैं? The idea of power sharing has emerged in opposition to the notion of undivided political power. अब पावर शेयरिंग का जो आइडिया है वो एमर्ज होता है किसके अपोजिट में, कि एक वैसी कंट्री होती है, एक वैसा रूल होता है जहाँ पे पावर डिवाइडेड नहीं होती है। जैसे यू कैन सी डिक्टेटरशिप होती है जहाँ पे कोई एक डिक्टेटर है वो रूल कर रहा है एंड देयर पावर इज नॉट डिवाइडेड। बट इन डेमोक्रेटिक कंट्री क्या हो रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आ रही है एंड पावर क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। For a long time, it was believed that all power of a government must reside in one person or group of person located at one place. बहुत समय तक तो ये बिलीव किया जाता था कि जो सारी पावर है किसी एक इंसान के हाथ में होनी चाहिए जो किसी एक प्लेस पे रहे। It was felt that if the power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decisions and to enforce them. ये माना गया कि अगर पावर जो है वो डिवाइड हो जाएगी लोगों के बीच तो क्या हो जाएगा, लोग क्विक डिसीजंस नहीं ले पाएंगे किसी कंट्री को रन करने के लिए। अब हर एक से कंसल्ट करना पड़ेगा, अगर कोई एक ही बंदा होगा तो वो क्या करेगा, यहाँ उसने डिसीजन लिया एंड दैट इज बी फॉलोड इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। और अगर डिवीजन हो रहा है पावर का तो एवरी वन शुड बी कंसल्टेड। सो बट दीज नोशंस हैव चेंज्ड विद द इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी। बट जो ये नोशंस थे वो चेंज हो गए जैसे जैसे डेमोक्रेसी एमर्ज हुई। One basic principle of democracy is that people are the source of all political power. एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है डेमोक्रेसी का, जो पीपल होते हैं वो सोर्स होते हैं पॉलिटिकल पावर से। अगर पीपल चाहे तो किसी को लीडर बना सकते हैं और नहीं चाहे तो उसे पोजीशन से हटा भी सकते हैं। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल themselves through institution of self government. डेमोक्रेसी में जो पीपल रूल करते हैं वो सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से रूल करते हैं। लोग अपनी तो सरकार बनाते हैं, अब जिसको वो चाहेंगे सरकार बना देंगे, जिससे वो गवर्न होना चाहेंगे, जिससे चाहेंगे कि हम अपने हमारे व्यूज हो वो हमारी बात सुने और ऐसे हमें गवर्न करे। A good democratic government due to diverse groups and views that exist in a society. अब एक गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है तो उसमें क्या रिस्पेक्ट हर एक डाइवर्स ग्रुप्स को दी जाती है और हर एक ग्रुप के व्यूज लिए जाते हैं सोसाइटी में। एवरीवन हैज अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक ओपिनियन पॉलिसीज। सबके व्यूज होते हैं, कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो सबके व्यूज लेके ही लिया जाता है। देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल, इसलिए ये फॉलो होता है कि जो डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पावर है शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज मेनी सिटीजंस एज पॉसिबल, कि जितने ज्यादा सिटीजन तक वो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो सके एंड जितने ज्यादा लोग कंसल्ट हो सके किसी एक डिसीजन को लेने के लिए। तो जब वो डिसीजन लिया जाएगा तो क्या होगा, वो फ्रूटफुल होगा बिकॉज सबके व्यूज होंगे एंड इट शुड बी appreciated by all. So, in modern democracies, power sharing arrangement can take many forms. Modern democracy में जो power sharing है वो बहुत सारे form ले सकती है. Let us look at some of the most common arrangement that we have or will come across. इसलिए अब हम कुछ arrangements देख लेते हैं जो हमारे पास हैं और हम आगे उनके पढ़ेंगे कि कैसे कैसे उन्हें follow किया जा रहा है. तो first one is power is shared among different organs of government such as the legislature, executive and judiciary. जो पावर है वो डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में शेयर्ड हो रही है और वो क्या है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, जो लॉ बनाते हैं, जो लॉ को फॉलो करवाते हैं, और जुडिशरी जो ये देखते हैं कि लॉ जो बनाए गए हैं वो अच्छे से फॉलो करवाए जा रहे हैं और किए जा रहे हैं या नहीं। Let us call this horizontal distribution of power because it allows different organs of government placed at the same level to exercise different powers. इसे हम horizontal power division कहते हैं। horizontal क्या होता है,
सेम प्लेन में जैसे लाई करता है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा हॉरिजॉन्टल डिवीजन, वर्टिकल डिवीजन, तो यहाँ पे भी हम उसे फॉलो कर रहे हैं। इसमें जो सारी लेवल होती हैं सेम लेवल पे होती हैं, बट जो एक्सरसाइज करती हैं वो डिफरेंट पार्ट्स करती हैं। ओके, सच a separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power. अब जब वो सेम लेवल पे हैं तो वो क्या इंश्योर करते हैं कि कोई भी ऑर्गन अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज ना कर पाए, या कोई भी ऑर्गन अपनी पावर का मिसयूज ना कर पाए। वो एक दूसरे पर क्या बनाए रखती है, चेक्स बनाए रखती हैं। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर, हर एक ऑर्गन एक दूसरे को चेक करता है कि दे आर डूइंग गुड और नॉट। दिस रिजल्ट्स इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन, इससे बैलेंस बना रहता है पावर्स में। Last year we studied that in a democracy, even though ministers and government officials exercise power, they are responsible to the parliament or state assembly. हमने पढ़ा था लास्ट ईयर, क्या पढ़ा था कि मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पार्ट्स मतलब को करते हैं, बट उनमें चेक्स रहता है कि जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली से, मतलब कोई है उनके ऊपर भी जो नहीं देखता है कि दे आर डूइंग good things or not, they are following the procedure or not. Similarly, although judges are appointed by the executive, they can check the functioning of the executive or laws made by the legislatures. Even क्या होता है, जज को अपॉइंट करते हैं एग्जीक्यूटिव, बट जो जज होते हैं वो देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव सही वर्क कर रहे हैं, सही अरेंजमेंट को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। इसलिए हम इस सिस्टम को क्या कहते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम कहते हैं। होप्स तो आपको फर्स्ट समझ में आ गया होगा। मेन पॉइंट्स क्या है कि ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, हॉरिजॉन्टल डिवीजन है पावर का एट द सेम लेवल, और ये चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम। अब नाउ पढ़ते हैं सेकंड वन, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एंड डिफरेंट लेवल। अब पावर क्या गवर्नमेंट में डिफरेंट लेवल पे शेयर हो रही है, जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। अब इसमें गवर्नमेंट को डिवाइड कर दिया गया, एक एंटायर कंट्री के लिए गवर्नमेंट और एक प्रोविंशियल और रीजनल लेवल के लिए गवर्नमेंट। Such a general government for the entire country is usually called federal government. जो गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए होती है उसे हम क्या कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, और यू कैन ऑल्सो से इट सेंट्रल गवर्नमेंट। स्क्रॉल डाउन। यस, इन इंडिया वी रिफर टू इट एज सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। हम इंडिया में क्या कहते हैं, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं और यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। The government at the provincial or regional levels are called by different names in different countries. अब जो रीजनल लेवल और प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नमेंट है वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग नेम से जानी जाती है। सो इन इंडिया, हम इंडिया में क्या कहते हैं, हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। जो हमारे स्टेट, हर एक स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट होती है। दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज, बट जो ये सिस्टम है ये हर एक कंट्रीज में फॉलो नहीं हो रहा है। देयर आर मैनी कंट्रीज। हमारी ये लास्ट पेज बचा, आई थिंक वी शुड कंप्लीट इट। आप क्विक रूप भी दे सकते हैं जिससे हम नेक्स्ट स्लाइड में अलग से एक हल्की सी वीडियो कर सकते हैं। So there are many countries where there are national और state government. बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है, वहाँ सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। But in those countries like ours where there are different levels of government, the constitution clearly lays down the power of different levels of government. अब जैसे हमारे इंडिया में डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, तो हर एक लेवल के लिए अलग अलग रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन ने लेआउट पहले से कर रखे हैं। दिस इज व्हाट दे डिड इन बेल्जियम, व्हाट वाज रिफ्यूज्ड इन श्रीलंका। यही बेल्जियम में किया गया था, सबको अलग अलग अपनी पार्ट दी गई थी, बट श्रीलंका में इसी मॉडल को रिफ्यूज कर दिया गया था। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। जब हम पावर को डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डिवाइड कर देते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। The same principle can be extended to levels of government lower than the state government. अब स्टेट हमने पहले सेंट्रल गवर्नमेंट बना ली, उसके नीचे भी अगर कोई गवर्नमेंट बनती है तो उसके लिए भी सेम प्रिंसिपल क्या होते हैं, फॉलो होते हैं। सच एज द म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत। इन्हें म्यूनिसिपैलिटी भी कहते हैं और पंचायत भी कहते हैं। आपने देखा है कि आपके विलेज में एक प्रधान होता है, प्रधानी का चुनाव होता है, इलेक्शंस होते हैं, दैट इज लोअर गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट भी आप कह सकते हैं। लेट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ पावर involving higher and lower levels of government, vertical division of power. We shall study these at some length in the next chapter. अब जो हमारी ये गवर्नमेंट है,
जिसमें हमारे पास लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। इस सिस्टम को हम क्या कह सकते हैं? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स। अब हम पढ़ेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर में ये कैसे कैसे फॉलो अप किया जा रहा है। लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट। स्क्रॉल अप लिटिल बिट, या स्क्रॉल डाउन, सॉरी। Power may also be shared among different social groups such as the religious and linguistic groups. अब power social group में भी share होती है, जो religious हैं, linguistic हैं। मतलब एक जैसे हिंदू रिलीजन का कोई ग्रुप है, मुस्लिम रिलीजन का कोई ग्रुप है, एंड दे आर टेकिंग डिसीजंस फॉर देयर ओन रिलीजन, वो अपने रिलीजन के लिए डिसीजंस लेते हैं, तो हम वहां पे भी पावर को क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस अरेंजमेंट। आपने देखा था ना, जो बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट का मॉडल फॉलो किया जा रहा था, वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इस अरेंजमेंट के लिए। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट whereby socially weaker sections and women are represented in the legislature and administration. अब हमारे पास कंट्रीज में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल अरेंजमेंट्स भी होते हैं, जहाँ पे जो सोशली वीकर सेक्शन है, हम उन्हें क्या देते हैं? वैल्यू देते हैं। जैसे हमारे में कभी कभार ऐसा होता है कि वुमेन्स को कम माना जाता है, उन्हें इक्वल स्टेटस नहीं दिया जाता है, इसलिए हम उनके लिए अलग से सीट रिजर्व करते हैं। Last year we studied the system of reserved constituencies in assemblies and the parliament of our country. Last year हमने पढ़ा था कि हमने कैसे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी पढ़ी थी कि किसी एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप या फिर किसी एक पर्टिकुलर लोगों के लिए हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व कर देते हैं, जिन्हें इक्वल स्टेटस नहीं मिल रहा है, टू गिव देम इक्वल स्टेटस। This type of arrangement is meant to give space in the government and administration to diverse social groups who otherwise, इसलिए हम क्या करते हैं? हम उन्हें एक इक्वल स्टेटस देते हैं सोशल ग्रुप्स को, who would feel alienated from the government, जो ये फील करते हैं कि हाँ उन्हें गवर्नमेंट में इक्वल स्टेटस नहीं मिल रहा है या फिर वो एलिनेटेड है। ये बचाने के लिए हम क्या करते हैं? उनके लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व करते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटी अ फेयर शेयर इन पावर। ये सिस्टम क्या करता है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको सिस्टम में एक फेयर शेयर देता है। अब थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना। From the fourth point, yeah. Power sharing arrangement can also be seen in the way politically parties, pressure groups and movements control or influence those in power. अब आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जैसे बीजेपी हुई, सपा हुई, बीएसपी हुई, तो ये अलग अलग पार्टीज हैं। या फिर प्रेशर ग्रुप हुए, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो इन पार्टीज पे, जो रनिंग गवर्नमेंट है उन पे एक प्रेशर बनाए रखते हैं कि हाँ दिस व्यूज कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, ये लोगों का कहना है, आप इसको मानिए। एंड और बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं। आपने देखा कि कभी कोई डिसीजन लिया गया बट लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो उन ग्रुप्स ने मूवमेंट कर दिया। कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर, जो पावर में है उन्हें कंट्रोल करने के लिए। इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजंस मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर्स। अब डेमोक्रेसी में सिटीजन को फ्रीडम होती है चूज करने के लिए जो पावर में है। In contemporary democracy, this takes the form of competitions among different parties. अब इसमें क्या होता है? कॉम्पिटिशन्स भी हो जाता है डिफरेंट पार्टीज में कि हमें हम पावर में रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसलिए वो बहुत सारे मेथड्स भी फॉलो करती हैं। आप देखते हैं कि जब आपके यहाँ इलेक्शंस होता है तो कैसे कैसे डिफरेंट पार्टी डिफरेंट डिफरेंट जो सिस्टम है और जो प्रोसीजर है फॉलो करती है कि अपने वोट्स को इंक्रीज करने के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज लाते हैं कि हाँ हम हमें लीडर बना दिया जाए तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये सिस्टम लेके आएंगे, वो पॉलिसी लेके आएंगे। कितना कंपटीशन होता है पार्टीज के बीच में। सच कंपटीशन इंश्योर्स दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। अभी कंपटीशन होता है, इससे क्या होता है? पावर किसी एक के हाथ में नहीं रहती है। अगर कोई एक लीडर बन गया, उसने अच्छे से वर्क नहीं किया, तो जो नेक्स्ट इलेक्शन आएगा तो वहां पे लोग उसे वोट नहीं देंगे एंड ही और शी विल नॉट बी कंटिन्यू एज अ लीडर। In the long run, power is shared among different political parties that respect different ideologies. Little much scroll down. जो लॉन्ग रन में क्या होता है, जो पावर होती है शेयर्ड हो रही है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के बीच में, जो डिफरेंट आइडियोलॉजी और सोशल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties form an alliance to contest election. कभी कभार ये डायरेक्ट हो जाती है जब दो या दो से ज्यादा पार्टी क्या करती हैं, एक अलायंस बना लेती हैं
इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए, मतलब वो हैंड्स ज्वाइन कर लेती हैं, आइए हम साथ में मिलकर कंटेस्ट कर दें, आप अपने भी वोट ले लीजिए, हम अपने भी वोट ले लेंगे, और इससे क्या होगा, हमें मेजोरिटी मिल जाएगी और हम वी कैन इजीली फॉर्म अ गवर्नमेंट। if their alliance if their alliance is elected, they form a coalition government and the share power. अगर उनकी अलायंस इलेक्ट हो गई और उन्हें मेजोरिटी मिल गई तो वो क्या एक कोalition गवर्नमेंट बनाती हैं और पावर को शेयर करती हैं. In a democracy, we find interest groups such as those of traders, businessmen, industrialists, farmers, industrial workers. अब इसमें हमें बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स मिल जाते हैं, जैसे ट्रेडर हुए, बिजनेसमैन हुए, फार्मर हुए, जो इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं. They also will have a share in government power, either through participation in government committees or bringing influence on the decision making process. अब ये सारे इंटरेस्टेड रहते हैं तो इसमें क्या होता है, उनका एक इन्फ्लुएंस होता है गवर्नमेंट में, कि जब उनसे से कोई डिसीजन लिया जाता है तो उनके प्रेफरेंस लेके लिया जाता है. कोई कमिटीज हैं तो उनके मेंबर्स को दिया जाता है. जैसे अगर कोई फार्मर्स का ग्रुप है तो कोई पार्टी से कनेक्टेड है तो क्या होगा, सारे फार्मर्स उसी पार्टी को वोट देंगे. तो बट अगर वो वोट दे रहे हैं तो उनका इन्फ्लुएंस लिया जाएगा कि जो वो चाह रहे हैं वो फॉलो होना चाहिए. सो ऐसे ऐसे व्यूज होते हैं. इन अ यूनिट थर्ड वी शैल स्टडी द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट्स. अब हम यूनिट थर्ड में इसकी वर्किंग पढ़ेंगे कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं और उनके सोशल मूवमेंट होते हैं. आई थिंक आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा. एंड हियर वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर. अब हम एक नेक्स्ट सीरीज लेके आएंगे जिसमें हम पूरे चैप्टर को वन व्यू में आपको समझाएंगे. सो आप उसके लिए वेट करिएगा. सो हियर वी कंप्लीटेड. थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ